So good morning students. Again we are resuming our class of the poem Hope. It was a small gap since we had learnt our last poem. So today again I am going to revise this poem, and tomorrow we will talk about the theme and summary and the possible questions that can be asked in examination. So let's start with the poem. As you can see, this is the poem. Again start with V. Hope is given different names. If you remember, then try to just revise in your mind कि hope को अलग अलग नाम दिए गए हैं. Some call it expectation. कोई उसे उम्मीद बुलाता है कि हम उम्मीद कर रहे हैं. Others term in future relevance. कुछ उसे भविष्य से जोड़ करके देखते हैं. Some think it a measure of benefaction. कुछ समझते हैं कि ये कुछ उपकार का कार्य है या उपकार के लिए किया गया कार्य है उम्मीद. बट टू मी होप इज़ क्रिएशन ऑफ सोल. लेकिन मेरे लिए ये आत्मा की उत्पत्ति है, ये कवि कह रहा है. दिस लाइन इज दैट इज टेलिंग दैट होप इज क्रिएशन ऑफ सोल. ये इट इज सेड बाय पोएट. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम. क्यों ये आत्मा की उत्पत्ति है? बिकॉज इट सेज दैट जब आपकी होप पूरी होती है, यू आर वेरी हैप्पी, यू फील वेरी हैप्पी, यू फील प्लीजेंट and live with enthusiasm and glow. Whenever our hope is fulfilled, the face our glows, it enlightens and we live. हम खुशी के मारे कूदने लग जाते हैं. In past we have survived on hope and there are many instances, many examples जहाँ से हमको पता चलता है कि हम भूतकाल में इसी उम्मीद के आधार पर हम खरे उतरे या हम आगे बढ़ पाए. अगर हम उम्मीद छोड़ देते तो हम आज जिंदा नहीं होते. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. और इसीलिए हम भविष्य का अंदाज़ा लगा पाते हैं इसी उम्मीद के कारण. एग्जाम्पल दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, ऑफ फार्मर्स कि बरसात नहीं होती, 1 साल 2 साल 3 साल सूखा होता है, फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ते. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि अगर बारिश नहीं आती थी लेकिन कभी ना कभी बारिश आएगी. सो वी हैव, ये देखिए, वी इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. ये उसी का एग्जाम्पल था. नाउ सबसे मेन इसका पोएम का एक आंसर जो आपको याद करना है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है. कुछ पल के लिए हम निराश हो सकते हैं. फॉर सम टाइम आवर थिंकिंग कैन बी नेगेटिव, बट देन आफ्टर जो हमारा माइंड है, इट्स अ क्रिएशन ऑफ सोल. तो हमारे जो आत्मा की उत्पत्ति है, और आत्मा जो है वो मस्तिष्क को आदेशित करती है कि और रास्ते ढूंढे जाए. सपोज वी डोंट फाइंड एनी वे टू कम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम. आपकी समस्या में हो और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आप एक बार तो निराश हो जाओगे, लेकिन फिर आप दूसरी कोशिशें शुरू करोगे. सो दैट अटेम्प्टिंग इज ऑल्सो होप. देखिए यहाँ पर, एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट. और जब उम्मीद पूरी हो जाती है तो हम शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. ये पक्षियों को उड़ाता है, इसी उम्मीद पे उड़ाता है. क्या उम्मीद है वो? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, के अपने बच्चों के लिए खाना ले जाएंगे. एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घरों के लिए घर मटेरियल लाएंगे घर बनाने का. इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम. ये उम्मीद ही है जो एक कली को डाली पे रहना और खिलना सिखाती है कि तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम खिलो. तुम्हें कोई देखेगा तो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा, कोई तोड़ेगा, कोई खुशबू लेगा, लेकिन तुम्हें अपना काम करना है. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद द होप, कि पेड़ भी अपने पत्ते जो हैं वो खो देते, गिरा देते. कब? इस उम्मीद पे, दैट वन डे इट विल बी लैडेड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वो हरे पत्तों से आच्छादित हो जाएगा. नाउ यहाँ पे होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स. जो आशा, जो उम्मीद है, होप है, वो हमारे निराश मन के अंदर, हमारे निराश क्रियाकलापों में उम्मीद जगा देता है. क्या करता है? उम्मीद जगा देता है. एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ. और हमारे को वो गर्म जोशी मिल जाती है, हमको वो ताजगी मिल जाती है जिससे वो प्राप्त होता है. ऑफ द डेज एड, आने वाले दिनों के लिए हमको ऊर्जा मिलती है. आपको एक सफलता प्राप्त होती है, आप किसी कोशिश में कामयाब होते हो तो आप उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हो. होप मेक्स द लाइफ गो ऑन. और वो उम्मीद ही है जो जीवन को आगे बढ़ा रही है. अभी सब तरफ कोरोना है, ईच एंड एवरी सिटी है, हर एक गांव तक पहुंच गया है, बट फिर भी हम क्यों जिंदा है? ऑन द होप
क्योंकि हमने पहले भी ऐसी बीमारियों की वैक्सीन बनाई है, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं दैट अगेन कि इसकी वैक्सीन बन जाएगी। सो हम भविष्य को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, भूतकाल को देख करके भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप। और जीवन जो है एक कार्य प्रणाली, और ये कार्य प्रणाली कहाँ से तैयार होती है? उम्मीद से। हर व्यक्ति घर छोड़ के जाता है काम धंधे की तलाश में कि मुझे काम धंधा मिलेगा। हम काम करने के लिए जाते हैं कि हमको काम मिलेगा। व्यक्ति हम काम करते हैं कि पैसा बचेगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। हम कहते हैं कल किसने देखा है, लेकिन फिर भी उस कल के लिए हम कुछ बचाते हैं। सो इट इज़ अ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ लाइफ। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। और ये वो उत्कृष्टता है जो जन्म के साथ ही हमारे अंदर आ जाती है। एक एग्जाम्पल मैंने एक बच्चे का बताया था कि बच्चा तुरंत जन्मते ही रोता है क्योंकि वो अपनी माँ से अलग हो गया है, तो उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी। सो दिस इज़ द वे, द डे फ्रॉम वेयर, राइट फ्रॉम द डे ऑफ वन इज़ बॉर्न। जिस दिन कोई पैदा होता है उसी दिन से उसके अंदर उम्मीद जो है वो आ जाती है। सो कल हम हमारे 6th पार्ट में इस पोएम का थीम, समरी एंड पॉसिबल क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाएंगे वो पढ़ेंगे। तो ना तब तक इसको आपको याद करना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर न्यू लेसन सेंट्रल बैंक। ये नया पार्ट शुरू किया है आज से, केंद्रीय बैंक, और ये है इसका पार्ट नंबर 1। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके लिए सारे लेसन सेम ही हैं, तो सबको ही देखना है, ये बात ध्यान में रखिए। कुछ लोग नहीं देख रहे हैं ना वीडियो, तो वीडियो आप लोगों को देखना है। लास्ट हमने 2 लेसन पढ़े थे, मनी और कमर्शियल बैंक। मनी मतलब मुद्रा और कमर्शियल बैंक मतलब व्यापारिक बैंक। पैसा और बैंक जो दूसरे व्यापारिक बैंक है वो कैसे काम करते हैं, क्या होता है, वो सब पढ़ा। लेकिन उन दोनों को जो कंट्रोल करता है वो है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक नहीं होगा तो मुद्रा छापेगा ही कौन और उसे कंट्रोल भी कौन करेगा, है ना। तो सेंट्रल बैंक के बिना मुद्रा को हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, उसका नाम है RBI। ये इसका शॉर्ट नेम है। RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक नाम है इसका, ठीक है। और बिना RBI के मुद्रा कोई छापने, मतलब मुद्रा छापने का जो अधिकार है, मैंने पहले भी बताया था, लायबिलिटीज़ और एसेट को बराबर करके मुद्रा छापी जाती है, और वो अधिकार सिर्फ RBI को। तो RBI होगा तभी मनी वाला लेसन भी काम आने वाला है ना, और कमर्शियल बैंक भी। तो वो दोनों जितने इम्पॉर्टेंट थे उनसे डबल इम्पॉर्टेंट ये RBI, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसमें तो आएंगी। और ये बैंक, ये लेसन सिर्फ कॉमर्स में हो इसीलिए पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, हमें जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बैंक हमारे देश में ही काम करता है। दूसरे देशों में ये केंद्रीय बैंक नहीं है, इसकी कोई ब्रांच भी नहीं मिलेगी आपको, है ना। RBI जो है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा लेसन, इसके कार्य और कैसे ये कंट्रोल करता है पैसे को, कैसे अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है, जो चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। और ये लेसन बिल्कुल भी उतना टफ नहीं है। कमर्शियल बैंक अपन पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी काम तो इसके कमर्शियल बैंक जैसे हैं, ठीक है। जमा स्वीकार करना, ये वो सब, वो कॉमन काम तो एक बैंक करता है, वो तो ये करता ही है। लेकिन इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि सारे बैंक इसके अंडर में आते हैं। ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। जैसे एक क्लास में सारे बच्चे समान हैं, लेकिन उन समान बच्चों में भी एक मॉनिटर होता है ना। और जैसे सारे टीचर समान हैं, लेकिन एक क्लास टीचर होता है। सारे टीचर आप लोगों के लिए एक जैसे ही होते हैं, स्कूल के लिए भी एक जैसे होते हैं, लेकिन आपका जो क्लास टीचर है वो आपको कंट्रोल करेगा। तो अपना जो अपने देश में जो कंट्रोलर बैंक है वो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन 1 मार्क का ये भी आ जाता है कभी कभी कि केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का। बहुत इजी है, केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग।
अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंट्रोल मॉनेटरी बेस एंड हाईली पावर मनी। जो मैंने बोला वही है इस डेफिनेशन में कि ये बैंकों का बैंक होता है, कंट्रोलर बैंक होता है और ये हाई पावर्ड मनी को कंट्रोल करता है। अब ये हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी वो सारी मुद्रा है, वो सारी मनी है जो मार्केट में फैली हुई है। मार्केट में मतलब कमर्शियल बैंकों के खातों में भी है, वो भी हाई पावर्ड मनी है, पर जो पैसा आरबीआई के पास है वो हाई पावर्ड मनी नहीं है। आरबीआई जब छाप देता है और उसे मार्केट में फैला देता है, किसी भी थ्रू, किसी और बैंक के थ्रू भी क्यों ना फैलाए, तो वो हाई पावर्ड मनी बन जाती है। मतलब मार्केट में पैसा आ गया है। जैसे नए नोट आते हैं, एकदम से अपने पास तो आते नहीं, आज ही निकले और आज ही आ गए, ऐसा तो नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि कल ही ऐड देखा, कोई नया प्रोडक्ट आया है और हम दूसरे दिन जाते हैं, मिल भी जाता है। सीटीओ में तो उसी डे भी मिल जाता है ऐड देखने पे। पर नोट्स इस तरह से सर्कुलेट नहीं होते, नोट धीरे धीरे सर्कुलेट होते हैं। बैंकों में भी सर्कुलेट किए जाते हैं। बैंकों में तो खैर पुराने नोट लेके और आरबीआई उन्हें नए नोट उसी के एवज में दे देता है, तो उनका लायबिलिटी और एसेट बराबर हो जाता है। और इसके अलावा भी जो ट्रांजैक्शन आरबीआई खुद डायरेक्टली किसी दूसरे इंसान से करता है तो उसे भी नए नोट देता है, वो किसी और को देता है। इस तरह से अपने आप धीरे 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 एक चेन के रूप में मुद्रा जो फैलती जाती है। और इसी तरह से पैसा आरबीआई खींच भी सकता है मार्केट से, उसके पास सारी टेक्निक है और सिर्फ उसी के पास वो पावर है, और कोई ये सब काम नहीं कर सकता। वही अधिकृत बैंक है अपने देश का, ठीक है। जितने भी नोट होते हैं, जितने भी नोट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो अब देख लेना कि नोट्स पे गवर्नर के साइन होते हैं, है ना। तो वो गवर्नर जो होता है वो आरबीआई का ही गवर्नर होता है, मतलब सबसे उच्च अधिकारी होता है वो आरबीआई का, और उसी के साइन हर नोट पे को ये बताते हैं, मतलब हम लोगों को ये बताते हैं कि ये नोट जो है ये लीगल टेंडर मनी है, नकली नोट नहीं है। मतलब उसके साइन है तो ये भी एक प्रूफ होता है, ठीक है। तो वो लीगल मनी बन जाता है। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, अगर हमारे नाम का कोई डॉक्यूमेंट तो हम साइन करेंगे, या उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस एग्रीमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें किसी और से भी कनेक्शन है तो उसके भी साइन चाहिए। वैसे ही मनी का जो कनेक्शन है वो आरबीआई से, और आरबीआई का जो उच्चाधिकारी वो गवर्नर होता है आरबीआई का, ठीक है। तो उसके साइन उस पर करवाए जाते हैं। जिस ईयर में वो नोट निकलता है उस ईयर के गवर्नर के साइन मिलेंगे आप लोगों को। अगर पुराने नोट है तो उर्जित पटेल और इनके भी मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पहले ये भी थे और वो पुराने नोट भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे होंगे। सिक्कों पे साइन नहीं मिलते क्योंकि सिक्के जो है वो केंद्र सरकार छापती है और वो बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं, तो उन पे साइन की ज़रूरत नहीं होती। वो एक तरह की सील होती है, स्टैंप जैसे काम करता है, ठीक है। तो ये था इस केंद्रीय बैंक का अर्थ कि वो कंट्रोलर बैंक है, वो हाई पावर्ड मनी के लिए जिम्मेदार है। मतलब अगर कोई क्लास बहुत मस्ती करती है स्कूल में, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती है, बहुत मिसबिहेव करती है टीचर से, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसकी क्लास टीचर पे भी चला जाता है कि आपकी क्लास ऐसी है ना। तो वैसे ही है कि अगर मार्केट में नकली पैसा फैला और लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी आरबीआई की बनती है। आरबीआई की जवाबदेही होती है सरकार को, तो आरबीआई को इन सब कामों में एक्टिव रहना पड़ता है ना। तो वो ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। आगे हम पढ़ेंगे आरबीआई के कार्य। देखो मैं आरबीआई वर्ड ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखना है इंग्लिश मीडियम को, और हिंदी मीडियम को भारतीय रिजर्व बैंक, ये लिख के या इसे इस तरह से ही प्रोनाउंस करना है, ठीक है। पेपर में शॉर्ट नाम नहीं लिखना अपने को जहाँ तक हो सके। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक के कार्य। पहला कार्य है इशुएंस ऑफ करेंसी। करेंसी मतलब वही मुद्रा, जितना भी पैसा है मार्केट में वो सब आरबीआई ने छापा है, तो वो इशू करने का काम किसका होता है? आरबीआई का। इशू मतलब उसे छापना और मार्केट में फैलाना। वो फैलाती कैसे है आरबीआई? तो जैसे अगर मैं आरबीआई हूँ, ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए मार्केट में फैलाना है, तो मैं ऐसे बांटती नहीं फिरूंगी, हाँ तुम ले लो, या किसी कमर्शियल बैंक को नहीं दूंगी, है ना, ऐसे नहीं बांट सकते, क्योंकि जो नोट्स मैंने छापे हैं वो लायबिलिटी है मेरी।
तो उसके बराबर का मेरे को एसेट बताना ज़रूरी है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि अगर मैं आरबीआई हूँ और मुझे 1 लाख रुपए मार्केट में फैलाने हैं, तो मैं 1 लाख रुपए की संपत्ति किसी से खरीदूंगी। जिससे भी मैं संपत्ति खरीदूंगी उसको 1 लाख रुपए दूंगी ना बदले में। जब मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगी तो उस सामने वाले आदमी के पास 1 लाख रुपए चले गए, संस्था या जो भी इंसान था या बैंक था जिसके भी पास 1 लाख रुपए गए, ठीक है। उसे भी किसी को देने होंगे, तभी वो संपत्ति बेच रहा है या कुछ काम होगा, तो वो किसी और को पेमेंट करेगा, आगे वाला किसी और को करेगा या बैंक में रखेगा। इस तरह से धीरे धीरे पैसा अपने आप फैल जाएगा, फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से इशू करती है आरबीआई करेंसी, और करेंसी इशू करने के लिए उसको अपने पास एसेट बताना पड़ता है कि मैंने इतनी करेंसी इशू की थी तो इतना एसेट उसके बदले मेरे पास है। ऐसे नोट छापते जाओ बांटते जाओ ऐसा नहीं होता, उसके बदले कुछ चीज़ खरीदनी पड़ती है एवज में, ठीक है। तो ये होता है इशुएंस ऑफ करेंसी। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स अ रिजर्व ऑफ 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड के रूप में 115 करोड़ आरबीआई अपने पास रख सकती है, गोल्ड के रूप में। मतलब 115 करोड़ उसने फैला है मार्केट में और उसके बदले 115 करोड़ रुपए का उसने गोल्ड खरीदा और उसके बदले उसने नोट दिए, ठीक है। तो पैसा मार्केट में फैल जाएगा, 115 करोड़ का गोल्ड उसके पास आ जाएगा, ठीक है, उसकी संपत्ति बन जाएगी। इसके अलावा फॉरेन सिक्योरिटी 85 करोड़ की अपने पास रख सकती है आरबीआई, ठीक है। उसके बाद रिजर्व फंड 200 करोड़ के आरबीआई अपने पास रख सकती है। इस तरह से आरबीआई इतना मतलब अमाउंट तो अपने पास रख सकती है एसेट के रूप में। ये कब से लागू हुआ है ये सिस्टम? 1956 से इंडिया में लागू हुआ। ऑब्वियसली इंडिया में ही लागू करेगी आरबीआई तो, क्योंकि वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है ना। दूसरा क्या है? बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर। आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है। पहले भी मैंने बताया बैंकों का बैंक क्यों बोला जाता है, जैसे कोई बैंक है, ठीक है, वो अगर वो लॉस में चल रहा है या किसी प्रॉब्लम में पड़ गया या दो बैंकों के झगड़े हो गए आपस में, डिस्प्यूट हो गए, तो इन सब चीज़ों को सॉल्व कौन करता है? आरबीआई सॉल्व करता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक बोलते हैं। जैसे क्लास में दो बच्चों का झगड़ा हो गया तो मॉनिटर जो होगा वो उनको रोकेगा, टीचर से जाके कंप्लेन करेगा ऐसे कर रहे हैं क्लास में वगैरह वगैरह, है ना। तो वो कंट्रोल करा, और मेनली तो जो क्लास टीचर है या जो भी टीचर है वो उनको कंट्रोल करेगा। वैसे आरबीआई भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट्स, बैंकर्स, एजेंट एंड एडवाइज़र। आरबीआई क्या है? गवर्नमेंट का बैंकर है, एजेंट है और एडवाइज़र है। बैंकर क्यों है गवर्नमेंट का? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले आरबीआई के पास जाती है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, आरबीआई के पास गई। आरबीआई बोलेगा ठीक है मैं पैसे देता हूँ, बदले में मुझे इतने जितने तुम्हें पैसे चाहिए उस अमाउंट की, उस कीमत की मुझे प्रॉपर्टी दो, जगह दो या गोल्ड दो या कुछ भी दो, है ना। और फिर वो पैसे दे देगा राजस्थान सरकार को, जैसे चुनाव के लिए या किसी कार्य के लिए पैसे चाहिए और उनके पास पैसे नहीं है, या फिर कर्ज भी लेती है सरकार, ठीक है। इसीलिए बैंकों का बैंक बोला गया। दूसरी सरकारें भी लेती है, गुजरात सरकार, कोई भी ले सकती है, क्योंकि आरबीआई तो पूरे देश में है ना। उसके बाद एजेंट के रूप में कैसे काम करती है गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं, जैसे चेक क्लियर करना है गवर्नमेंट का, या फॉरेन मनी का कोई प्रॉब्लम है तो वो आरबीआई करके देती है, इसलिए वो एजेंट है। एडवाइज़र क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को एडवाइस देता है आरबीआई कि आप ऐसे कीजिए, पैसों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कि इस मंत्री को लाओ उसको निकालो, ऐसा नहीं, आरबीआई का वो काम नहीं है। आरबीआई क्या एडवाइस देगा कि आपका जो राज्य है वो इतने लॉस में जा रहा है, या पैसों की कमी है, या इस तरह से इसे मैनेज करो, है ना, या कहाँ पे स्कोप है पैसा बढ़ाने का, इस तरह की एडवाइस आरबीआई गवर्नमेंट को देता है। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट का बैंकर है, एजेंट है और एडवाइज़र है। फोर्थ कार्य क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है। अब ये बात अच्छे से थोड़ा समझ लेना,
मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि अपने देश में कोई फॉरेनर आते हैं, ठीक है, वो फॉरेनर आते हैं तो वो अपने देश की मनी होगी, मतलब उनके पास उनके देश की मनी होती है। जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो मनी एक्सचेंज करते हैं, मतलब डॉलर है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, दिरहम है तो भी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, दिनार है, यूरो है, उन सबको वो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपने देश में जब उन्हें घूमना है और यहाँ पे पैसा स्पेंड करना है, खर्चा करना है, तो फिर उन्हें रुपीज़ में ही करना है। हम लोग थोड़ी के डॉलर वगैरह लेंगे, है ना, तो वो उस पैसे को एक्सचेंज करवाता है। अब ये जब पैसा एक्सचेंज होता है, सपोज़ ज़्यादातर एक्सिम बैंक का आप लोगों ने नाम सुना हो। एक्सिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फेमस है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी तो उसके पास आती ही होगी हर देश की, है ना। तो ये ऐसे बैंक क्या करते हैं कि जो केंद्रीय बैंक होता है उसको वो फॉरेन एक्सचेंज दे देते, मतलब फॉरेन करेंसी दे देते हैं, उसके बदले वो वहाँ की करेंसी ले लेते हैं जिस देश में वो काम कर रहे हैं। जैसे कि ICICI के पास कोई फॉरेन करेंसी आई, अब वो तो नोट छापता नहीं, ICICI के पास तो कोई वो है नहीं अधिकार, बैंकों का बैंक तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, उस फॉरेन मनी को, करेंसी को RBI को दे देगा और RBI से उसके बदले में रुपीज़ ले लेगा। और RBI उस पैसे को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। होल्ड कैसे करके रखेगा, जैसे कि डॉलर से अपना सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होता है। हम लोग रुपीज़ का कंपैरिजन किससे करते हैं, देखो ये अपना सिंबल है रुपीज़ का, ये डॉलर का सिंबल है। हम लोग हमेशा रुपीज़ को डॉलर से कंपेयर करते हैं। ऐसे तो बहुत से देश हैं, इससे डॉलर से भी महंगा है, दिनार सबसे महंगा है, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं ना कि हाँ मतलब ये एक अच्छा स्टैंडर्ड है, इतना तो अपना विकास होना चाहिए, और उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को। जैसे क्लास में कोई 80% ला रहा है, सबसे ज़्यादा उसी के परसेंट है, तो हम 90% वालों से अपने आप को कंपेयर नहीं करते, हम उससे करते कि यार वो इतना होशियार है, उसके जितना लाऊं, है ना। वैसे हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है अपने डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो हम डॉलर से रुपीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन थोड़ा डीप है, तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी पार्ट 2 होगा, उसमें डॉलर और रुपीज़ को अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा कि फिक्स कैपिटल मेथड यानी कि साझेदारों की स्थिर पूंजी पद्धति से हमने अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री आएगी, उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री होगी और लास्ट में आ जाएगा बैलेंस। इस 4 तरह के ट्रांजैक्शन, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। हालांकि ट्रांजैक्शन इनमें से ये 2 को ही बोलेंगे, एक तो बैंक और एक बैंक। ये तो ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन 4 टाइप आएंगे सिर्फ इसमें, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल इंट्रोड्यूस यानी कि पैसा लगाना और पैसा निकालना, कैपिटल। फिर उसके बाद आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है, करंट अकाउंट का CR बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का, साझेदारों के चालू खातों का जमा शेष अगर बोले तो आपको लिखना है बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, और साझेदारों के लिख देना। लेकिन अगर यही चीज बोले कि साझेदारों पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, साझेदारों के चालू खाते का नाम शेष, तो आपको बोलना है टू बैलेंस BD, इस नाम से लिख देना है। फिर उसके बाद साझेदारों ने जो पैसा लगा रखा है उस पर मिलने वाला ब्याज यानी कि पूंजी पर मिलने वाला ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको लिखा जाएगा। फिर पार्टनर को मिलने वाली सैलरी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद पार्टनर को मिलने वाला कमीशन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट है बचा हुआ, वो प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा रेशो के हिसाब से, नहीं तो बराबर में बांट दिया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं ड्राइंग की तरफ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस ड्राइंग पे लगने वाला ब्याज है। और ड्राइंग क्या होता है, साझेदारों ने अपने निजी काम के लिए पैसे कौन से निकाल रखे हैं या कोई सामान आइटम निकाल रखा है। फिर उसके बाद टू P&L एप्रोप्रिएशन, अगर P&L एप्रोप्रिएशन में अगर कोई लॉस है तो लॉस लिख दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, ये लॉस और ये प्रॉफिट दोनों भी कभी एक साथ नहीं आएंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। जैसे यहाँ बैलेंस BD, टू बैलेंस BD आएगा या बाय बैलेंस BD आएगा, वैसे ही या तो ये आएगा या ये आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि CR साइड की टोटल करनी है, साइड में लिख देना है। फिर DR साइड की भी टोटल कर लेनी है, साइड में लिख देना है। अगर CR साइड की टोटल ज्यादा है
तो सीआर की टोटल में से डीआर की टोटल माइनस करो और टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख दो। लेकिन अगर ये टोटल ज्यादा है तो क्या करना है, इधर की टोटल में से माइनस करो और जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखा जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। तो चलो ये भी नोट कर लेते हैं, ये भी आ सकता है बाय बैलेंस सीडी और जो भी बैलेंस आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो ध्यान रखना टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी भी कभी एक साथ नहीं आएगा, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। ठीक है, तो यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली है, एक तो ये इन दोनों में से एक आएगा। फिर दूसरी चीज ये पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट और ये लॉस। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये बैलेंस सीडी और ये भी बैलेंस सीडी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड के बारे में। अब हम देखेंगे फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि द्वारा खाते बनाना। अब इसके अंदर दोस्त सिर्फ एक ही खाता बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये फॉर्मेट पहले वाले फॉर्मेट से थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि दोनों खातों का मिक्स में बनाना है। ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। ये मेथड कब यूज करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यूज करनी है, तब आपको ये एक ही फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको कहें कि स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है तो आपको पहले वो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा किया जाएगा। अगर आपका साझेदारों का पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस बोल रखा है यानी कि ये सीआर साइड और ये बीआर साइड, अगर सीआर बैलेंस बोल रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ए का और बी का। लेकिन अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि साझेदारों के जो पूंजी खाता है उसका बैलेंस डेबिट है यानी कि नाम शेष है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन के अंदर बताया होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में से ही कोई एक ट्रांजैक्शन आएगा। फिर उसके बाद साझेदारों ने पूंजी लगाई यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसकी क्या एंट्री की थी, पहले हमने बाय कैश, और अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो बाय बैंक यानी कि बैंक में पैसा डाल करके व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय बैंक के नाम से लिखे जाएंगे, बाय कैश या बाय बैंक। जिस भी साझेदार ने पैसा जितना लगाया है वो अमाउंट उनके कॉलम में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ओपनिंग बैलेंस हो गया, पैसा लगाया, फिर पैसा निकाला। अगर कोई पार्टनर कैपिटल निकालता है, कैपिटल विड्रॉ करता है, तब क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, और जितना जो भी अमाउंट निकाल रहा है उसके कॉलम में वो अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, बैलेंस लिखना। लेकिन बैलेंस अभी नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हमारे करंट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन बाकी हैं। अब क्या करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस लेके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उसी के अंदर सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, इसलिए यहाँ अब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस होगा ओपनिंग। अब जितने भी ट्रांजैक्शन है, अब क्या था, सबसे पहले हम दे रहे थे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स में जो पैसा लगा रखा है ओपनिंग बैलेंस है और एडिशनल लगा रखा है उस पर मिलने वाला ब्याज, जो भी ब्याज है हम उनके कॉलम में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दी जाती है सैलरी, यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट, जिस भी साझेदार को देनी है उसकी कॉलम में लिख देंगे। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है, सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, सैलरी तो हो गया, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है वो उनके कॉलम में लिख दिया जाएगा।
फिर उसके बाद बचता है प्रॉफिट। ये सारी चीजें देने के बाद अगर फर्म के पास प्रॉफिट रह जाता है तो प्रॉफिट क्या करेंगे, बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी है डीड में लिखा होगा उस डीड के हिसाब से बांटेंगे, नहीं है तो बराबर में इक्वल में बांटेंगे। तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिख देंगे, और अगर सपोज यहीं पर लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो लॉस को किस नाम, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं लॉस। किस नाम से लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए लॉस लिख सकते हैं, और यहाँ अमाउंट उनके कॉलम में लिख देंगे जो भी रेशो है। अब देखते हैं डेबिट साइड में और कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे। तो डेबिट साइड में आएगा टू ड्रॉइंग, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला वो जो ट्रांजेक्शन पहले हमने देखा था, टू ड्रॉइंग अकाउंट। जिसने भी ड्राइंग किया है उसके कॉलम में ही अमाउंट लिखना है, अगर किसी ने नहीं किया है उसे सिर्फ डैश करके छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। फिर ड्राइंग के बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इस ड्राइंग पे लगने वाला ब्याज। जिसने ड्राइंग किया है उसको ब्याज भरना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कहा है तो देना है, अगर नहीं कहा है तो नहीं देना है। तो इसका मतलब इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। फिर उस ट्रांजेक्शन होने के बाद अपन निकालते हैं बैलेंस। तो बैलेंस, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बना रहे हैं, कौन से मेथड से, फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड से, तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। नोट करने वाली बात है दोस्तों कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस कंडीशन में क्रेडिट हो सकता है और किस कंडीशन में डेबिट हो सकता है। तो इसका जवाब है कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, जहां दो अकाउंट बनते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। डेबिट सिर्फ करंट अकाउंट का हो सकता है, लेकिन कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लेकिन जब आप फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करते हैं, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि माइनस में भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक अकाउंट है। अब निकालते हैं इसका बैलेंस। अगर आपका क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इससे डेबिट साइड की टोटल से, तो बैलेंस किस नाम से बचेगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से बचेगा और बैलेंस लिख देंगे। लेकिन अगर आपके मान लो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो फिर बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और इस तरह से आपके ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। अब इसमें वापस समझने वाली बात क्या थी कि इसमें ये या तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, या ओपनिंग बैलेंस के रूप में टू बैलेंस बीडी के लिखा जाएगा। दोनों एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट है, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। अगर लॉस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस के नाम से। फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी किस कंडीशन में लिखा जाएगा, जब आपके पास फर्म पार्टनर से पैसे मांगती है, यानी कि डेबिट साइड की जब टोटल आपकी ज्यादा हो जाती है, किससे, क्रेडिट साइड में जब ज्यादा हो जाती है, तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंस लिख दिया जाएगा। और अगर आपके पास टू बैलेंस सीडी किस कंडीशन में आएगा, जब आपकी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती है, उसमें से डेबिट माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो आपका क्या बचेगा, टू बैलेंस सीडी बचेगा, यानी कि पार्टनर फर्म से पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद आता है कैश या बैंक एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर मिलने वाला ब्याज, सैलरी, फिर उसके बाद बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है, फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर उसके बाद आ जाते हैं इधर अगर मान लो उनका नेगेटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस हो तो वो लिखना है। फिर उसके बाद टू कैश या बैंक, उन्होंने पैसा निकाला, किस रूप में निकाला, कैपिटल विड्रॉ किया, तो कैश और बैंक लिखना है। लेकिन अगर वो पैसा निजी रूप से निकाल लेते, ड्राइंग के रूप में निकालते, तो ड्राइंग लिखना है, कैश और बैंक नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर उन्होंने ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ना है उनको। फिर उसके बाद अगर लॉस है तो
लॉस लिखना है, फिर उसके बाद बैलेंस निकालना है। तो इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लिया। तो हमने इस तरह से दो मेथड देखे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, यानी कि स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो स्थिर पूंजी में हमने दो खाते देखे थे, कौन कौन से, साझेदारों के पूंजी खाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि साझेदारों के चालू खाते। और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में अभी हमने देखा सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और जिसका नाम क्या है, का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो को वापस देखिए, कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं।